नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आपका अध्ययन मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर। तो बात करते हैं आज किसकी, यूपी टीजीटी कॉमर्स के सिलेबस की। फुल स्ट्रैटेजी किस तरीके की होनी चाहिए, रणनीति इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, साथ में प्रश्नों का प्रकृति यानी नेचर किस प्रकार का रहेगा। तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं, उनको भी करेंगे डिस्कस, ताकि हमें ये पता रहे कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। अब हम लोग जरा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अकाउंट्स, सांख्यिकी एवं अंकेक्षण, यानी कि अकाउंट्स की बात करेंगे, स्टैट्स की बात करेंगे और ऑडिटिंग की बात करेंगे। क्लियर। तो इसमें अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो वही सारी चीज़ें हैं पुरानी जो आपने पढ़ी हैं 11th-12th लेवल पर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी। साथ में ऑडिटिंग में ज़रूर आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना होगा, क्योंकि उतना 11th-12th में नहीं दिखता है, तो उसमें अकाउंटिंग के साथ साथ ऑडिटिंग पर भी आपको ध्यान देना है। प्लस आपका रहेगा स्टैट्स। स्टैट्स आप जानते ही हैं, शुरू से पढ़ते आए हैं, मीन मीडियन मोड क्या रहता है। साथ में आप कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके टेक्निक से स्टैट्स की वो भी देखेंगे, प्लस सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग ये भी देखेंगे, कोरिलेशन वगैरह थोड़ा बहुत आप इसमें देखेंगे, क्योंकि एक्सक्लूसिवली ये मेंशन नहीं है, बट स्टिल जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसमें थोड़ा सा दिख रहा है कि कोरिलेशन से एक आध प्रश्न पूछा गया है, जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन या फिर नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर। तो उसमें आपको ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, बट थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद इसको हमने बच्चे इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके दिया हुआ है, ताकि हमारे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो चीज़ों को प्रॉपर समझ पाए। बुक कीपिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, मेथड्स, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल, लेजर, सारी वही चीज़ें हैं जो 11th-12th में आपको पढ़ने को मिली थी। इसके बाद फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, इन सब की बात होगी। पार्टनरशिप अकाउंट्स की बात होगी, कंपनी अकाउंट्स, इश्यूज एंड रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी होंगी। क्लियर। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ऑडिटिंग। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि ऑडिटिंग पर आप उतना ध्यान नहीं देते हैं 11th-12th में। इसमें आपको डिफिनेशन पता होनी चाहिए ऑडिटिंग की, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, मीनिंग ऑफ सर्टिफिकेशन, ये ऑडिट सर्टिफिकेशन की बात हो रही है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, टाइप्स क्या होती है, ऑडिटिंग कितने टाइप्स की होती है, वो भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। क्लियर। उसके बाद बच्चे आएगी बात स्टैट्स की, तो इसमें मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है स्टैट्स का, लिमिटेशंस क्या हैं। फिर आप सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें देखेंगे। थोड़ा सा डिस्पर्सन भी देखेंगे इसके अंदर, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। डेटा कलेक्शन के मेथड्स की बात करेंगे, जिसमें प्राइमरी डेटा कलेक्शन, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, इन सब का हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर। तो स्टैट्स हो गया आपका, ऑडिटिंग आपकी हो गई। इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं व्यापारिक संगठन एवं प्रबंध। यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है, ये बच्चे बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस से संबंधित है। बिजनेस मैनेजमेंट में अगेन जो आप पहले पढ़ते आए हैं, जैसे कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, लीडिंग क्या है, मोटिवेशन क्या है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। एक चीज़ याद रखना बच्चों, सिलेबस में कई टर्मिनोलॉजीज क्लियरली लिखी नहीं हैं, बट हम जो इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हमने प्रॉपर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बेस पर भी डेवलप किया है। एक तो आपका जो हिंदी में दिया है सिलेबस ऑलरेडी, उसको इंग्लिश में हमने कन्वर्ट कर लिया, साथ में कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी डाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेस पर हमने यहाँ पर पुट किए, तो उनको देखना भी जरूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं बच्चे जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करेंगी। क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में भी आप एक बार देख लीजिए। इसको प्रॉपर तरीके से मैंने सेक्शन वाइज डिवाइड किया है, जिसमें पहला होगा इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। इसमें वही सारी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस का, कितने टाइप के आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसके अंदर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी देख लेंगे, आप प्रोप्राइटरशिप को देखेंगे, आप पार्टनरशिप को देखेंगे, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को देखेंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी आप ये कहो कि ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो सिलेबस है इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी, बहुत सारी समानता आपको पीजीटी के सिलेबस से भी मिलेंगी। क्लियर।
इसके बाद है इंटरनेशनल बिजनेस। अब इसमें आपने सिलेबस में देखा होगा सिर्फ एक ही चीज़ लिख दी है उन्होंने, व्यापारिक संगठन के साथ साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, विदेशी व्यापार, इसकी बात की है। बट हमने इसको प्रॉपर तरीके से आपके सामने रखा है, जिसमें हमने ये भी बात की है कि एक्सपोर्ट कैसे होता है, उसमें कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, प्रो फॉर्मा इनवॉइस, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्यूटी ड्रॉबैक, बिल ऑफ लेडिंग, ये सारे टर्मिनोलॉजीज बच्चे यूज किया जाता है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। क्लियर? तो इन टर्म्स से भी आपको अवेयर होना ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। देखिए, बिजनेस मैनेजमेंट तो एक्सक्लूसिवली मेंशन है, जिसमें आप मैनेजरियल फंक्शंस देख लेंगे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस में हमने जब बात की थी तो वहाँ पे थ्योरिस्ट स्पेशली मेंशन था, जिसमें टेलर साहब, एल्टन मायो और हेनरी फ्योल का सीधा सीधा नाम लिखा था। बट टीजीटी के सिलेबस के अंदर थ्योरिस्ट मेंशन नहीं है। बट अगेन अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं तो वहाँ से मैच द फॉलोइंग्स में या एमसीक्यूज में आपको थ्योरिस्ट भी दिखेंगे। उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट जो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं वो है टेलर साहब, हेनरी फ्योल, एल्टन मायो, पीटर ड्रकर। इनके नाम और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है मैनेजमेंट के अंदर, ये सारी चीज़ें बच्चे हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? इसके बाद मार्केटिंग को मैंने स्पेशली वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने मोटिवेशन को अंडरलाइन किया है। मोटिवेशन को अंडरलाइन करने का जो पर्पज है वो क्या है? मोटिवेशन इज नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस, एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है। इसके बाद भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई आपकी जो है किस तरीके से काम करती है, किस व्यक्ति ने ये थ्योरी दी है। हार्सबर्ग की थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, इसके बारे में भी प्रश्न आ चुका है। इसी तरीके से मैस्लो की थ्योरी, इसके बारे में भी प्रश्न आ चुका है। कहने का मतलब ये है कि आपको सिलेबस सिर्फ जो नोटिफाई किया गया है उसके पर्सपेक्टिव से ही नहीं पढ़ना है, साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं, इनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप बेहतर इसमें रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और इसके लिए आप केबीएस के, DSSB के, एचटेट के, यूपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस कर ले, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें रहें कि हमारा जो पढ़ने का लेवल है वो किस तरीके का होगा। वैसे जो आपकी ऐप पर क्लास जाएंगी उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपको मॉक टेस्ट भी कराएंगे। ये सारे जो डिफरेंट एग्जाम्स की मैंने बात की, इन सभी के क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करते हुए ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। क्लियर? इसके बाद मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो एक्सक्लूसिवली अगर देखें आपके सिलेबस में तो एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स, डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट ये तो दिया है, बट बच्चे प्रमोशन मिक्स नहीं दिया है, मार्केटिंग मिक्स नहीं दिया, इसलिए मैंने बच्चे इनको अंडरलाइन किया है। उसका कारण ये है अंडरलाइन करने का कि इन टॉपिक को भी आपको देखना है, क्योंकि प्रश्न यहां से भी पूछा जा रहा है। तो मार्केटिंग मिक्स, तो इसमें आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से कि 4P क्या होते हैं, फिर एडिशनल 3P आए बाद में, वो क्या है, उन सब के बारे में जिक्र करेंगे। प्रमोशन मिक्स देखेंगे, जिसमें एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ये क्वेश्चन पर्सनल सेलिंग का भी लास्ट टाइम आया हुआ था। तो यहाँ से जो प्रश्न आ रहे हैं, इस वजह से इसको हमने यहाँ पर मेंशन किया है। क्लियर? इसके बाद हम करते हैं मूव नेक्स्ट में। तो इसमें बच्चे होगा क्या, अर्थशास्त्र की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, मुद्रा बैंकिंग यानी मनी एंड बैंकिंग की बात करेंगे, और फिर आप इकोनॉमिक सिस्टम यानी अर्थव्यवस्था किस तरीके से चलती है, क्या सिस्टम होता है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, किस तरीके से गवर्नमेंट का रोल होता है कैपिटलिज्म के अंदर, सोशलिज्म के अंदर, इन सब की हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने वाले वो कौन से फैक्टर हैं, उनकी भी बात करेंगे। इन्फ्लेशन की भी जिक्र इसके अंदर होगी। साथ में ये प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो, इंग्लिश में प्रॉपर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, MPC, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, यहाँ से प्रश्न आता है। लॉ ऑफ रिटर्न,
प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, टाइप ऑफ एक्सचेंज मार्केट, है ना, जिसमें बीएससी क्या है, एनएससी क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, निफ्टी वगैरह, सेंसेक्स, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आता है। इसके बाद टाइप ऑफ मार्केट है, तो ये ऑलरेडी आप जैसे पीजीटी में था उसी टाइप का रहेगा। परफेक्ट मार्केट क्या है, इम्परफेक्ट मार्केट क्या है, फिर उन इम्परफेक्ट के अंदर क्या क्या डिवीज़न है, वो सारे बच्चे आपको देखने हैं, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हमारी किस में रहेंगी बच्चे, इकोनॉमिक्स के अंदर रहेंगी, क्लियर। इसके बाद होगा आपका टॉपिक नेक्स्ट, वो होगा मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग में आप डेफिनेशन ऑफ मनी देखेंगे, स्कोप देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, दोनों को देखेंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होती है, सबको पता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पर इंडिविजुअल के पास पावर होती है, आपके हमारे पास पावर होती है, हम जो चाहें वो बिजनेस कर सकते हैं। और तीसरा जो जिक्र नहीं किया है यहाँ पर, बट वो हमारे देश में आपको दिखेगा, क्या, मिक्स इकोनॉमी, तो उसकी भी हम लोग करेंगे बात, क्योंकि वो भी एक तरीके से इसमें इनबिल्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद लॉ ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम, हम ये भी देख लेंगे। आपने पढ़ा होगा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, तो उसकी भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सोल रिस्पॉन्सिबल है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, तो वहाँ पर आप बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इनके बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए, क्लियर। इन्फ्लेशन की भी बात हो जाएगी, वैसे इकोनॉमिक्स में ही कवर हो जाएगा। देन आपका बच्चे बैंकिंग होगा, टाइप ऑफ बैंकिंग, फंक्शन क्या है बैंकिंग का, आरबीआई का क्या फंक्शंस होता है, आरबीआई किस तरीके से काम करती है, कमर्शलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, फटाफट हम लोग सिलेबस कवर करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम समझेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे चलती है, तो इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज हैं, उनकी बात करेंगे। फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर या चैलेंजेस कह सकते हैं, प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब ये फॉरेन ट्रेड में क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या इश्यूज, चैलेंजेस हम और आप फेस करते हैं। अब देखो ये जो वर्ड इन्होंने लिखा है प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको डिस्कस करना चाहूँ तो फॉरेन ट्रेड में समस्याएं क्या हैं, तो समस्याएं के लिए आप थोड़ा सा जिक्र हम WTO का भी करेंगे। WTO सभी जानते होंगे बच्चे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो ये जो टॉपिक है ये इंटरनेशनल बिजनेस का टॉपिक है, बट आपके सिलेबस में बहुत सिस्टमैटिक वे से रखा हो गवर्नमेंट ने, इस तरीके की चीज़ें आपको कम देखने को मिलेंगी, और इसी वजह से हमने आपके सिलेबस को सिस्टमैटिक तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट करके रखा हुआ है, क्लियर। तो WTO की फंक्शनिंग क्या है इसकी भी हम बात कर लेंगे, क्योंकि WTO बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है। इंटरनेशनल ट्रेड पूरी तरीके से WTO के अंदर जो है रेगुलेटेड है, तो क्या क्या समस्याएं गवर्नमेंट्स फील करती हैं ये भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपके कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी हम बात करेंगे। अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है, अभी तक आपने जो सिलेबस डिस्कस किया उसमें जो मेजर सेक्शन थे जिस पर आपको फोकस रखना है वो क्या थे, नंबर 1 अकाउंटिंग, नंबर 2 ऑडिटिंग, नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट यस जो टॉपिक लिखे हुए उनको MCQ के पर्सपेक्टिव से स्टडी करनी है। अब PG लेवल में चले जाएंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा। मास्टर्स लेवल का स्टैट्स आपके इसमें नहीं आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखोगे तो उसमें आपको 12th तक का या फिर कुछ क्वेश्चंस ग्रेजुएशन लेवल का दिखेगा। ये जो MCQ हमने रखे हुए हैं आपके सामने, इसका पर्पज ये है कि आप एक तो ये समझें कि प्रकृति क्या है क्वेश्चन की, जिससे कि पढ़ते समय आपका फोकस उसी तरीके का होना चाहिए जैसे प्रश्न आ रहे हैं। दूसरी चीज़, प्रश्न ज़्यादातर आप देखोगे 10 to 20% रिपीट भी हो रहा है। 20% क्वेश्चन तो आपको सीधा सीधा रिपीटेड मिलेगा। उसका कारण ये है कि अगर आपने कई सारे एग्जाम्स जो जैसा कि मैंने पहले बताया था, KBS का, DSSB का, UP वाला, एचटेट वाला, इन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने लगा लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आप कवर कर लेंगे ये 20% क्वेश्चन जो एकदम रिपीट होते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट नहीं है, बट उनका नेचर उसी तरीके का है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्वेश्चन रख दिया, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वॉज प्रोपोगेटेड बाय, यानी MBO, सबको पता है ना ये MBO किसने दिया,
एमबीओ किसने दिया? एमबीओ दिया है पीटर ड्रकर ने, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न आपके सामने जो मैंने रखा है ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूं। किस तरीके का प्रश्न हो सकता है? प्रश्न ऐसा हो सकता है, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क किसने दिया? अब उसमें ऑप्शन दे दिया मैंने एफ.डब्ल्यू. टेलर, ऑप्शन दे दिया हेनरी फ्योल, ऑप्शन दे दिया हमने मैकग्रेगर, ऑप्शन दे दिया हमने हर्जबर्ग। अब आपको टिक करना है। तो कई बच्चे ने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल पढ़े होंगे, आपको याद होगा। तो उसमें हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल हैं उसमें डिवीजन ऑफ वर्क की बात की गई है, बट वो प्रिंसिपल है। यहाँ पर मैंने ये बोला कि जो डिवीजन ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है। तो आपको याद होगा टेलर ने एक बात बोली थी, क्या? द बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए टास्क इज टू ब्रेक द टास्क, यानी कि टास्क को ब्रेक करना, यानी डिवीजन ऑफ वर्क, ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी काम को करने का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली किसका है? टेलर का है। तो अब यहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी है। अब जरूरी नहीं है कि वो सीधा सीधा रिपीट क्वेश्चन हो, ये भी हो सकता है कि उस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने हों। इसीलिए बच्चे जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स और साथ में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा ये एग्ज़ाम। देखो एक चीज़ याद रखना, थ्योरी तो हम पढ़ते ही रहते हैं, जब तक आप अपने को टेस्ट नहीं करेंगे आप नहीं समझ पाएंगे कि आप कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि प्रश्न बेसिकली आपको कई बार घुमाता भी है। ऐसे में आप जितना प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्लियर? तो ये आंसर तो बहुत इजी था, पीटर ड्रकर इसका आंसर रहेगा, सबको पता होगा। नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए। और अगर थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाहूँ कि एमबीओ क्या होता है, तो इसका जो नाम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये क्या सेंस दे रहा है? किसी व्यक्ति का मैनेजमेंट आपको करना है, ठीक है। अगर आपके पास उद्देश्य नहीं है, अगर मेरे पास उद्देश्य नहीं है तो मैं कैसे मैनेजमेंट करूंगा किसी भी व्यक्ति का? तो उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। अब उद्देश्य अगर एक तरफा हो, यानी कि गोल, टारगेट, ऑब्जेक्टिव एक तरफा सेट किया जाए, तो क्या सामने वाला अपना 100% देगा? डेफिनेटली नहीं देगा। हो सकता है कि जो आपने गोल सेट कर दिया वो आपके सामने वाला पर्सन जिसको वो काम करना है, उस गोल को अचीव करना है, क्या पता वो उसके लिए कैपेबल ना हो। इट मीन्स आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाला क्या इस गोल के लिए कैपेबल है करने को या नहीं है। इसका मतलब हम दोनों लोग अगर बैठ जाएं, हम और हमारा वो सबऑर्डिनेट जो इस गोल पर, जो इस टास्क पर काम करेगा, हम दोनों मिलकर डिसाइड करें कि ये कौन सा काम है और कैसे होगा, क्या क्या इसके अंदर रिसोर्सेस की जरूरत है, तो बेहतर परफॉर्मेंस वहां पर अचीव की जा सकती है। इसका मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। कैसा अप्रोच है? इंटीग्रेटेड, क्योंकि यहां पर मैनेजमेंट वर्कर के साथ बैठता है, डिस्कस करता है, फिर गोल्स को सेट किया जाता है। क्लियर? और इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकती है? एमबीओ टू वे कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। यहाँ वन वे कम्युनिकेशन नहीं है कि मैंने आदेश दे दिया और आप काम करने में लग जाए, नहीं, यहाँ पर इंटीग्रेटेड है, मिलके डिसाइड करेंगे। तो कैसा है? टू वे कम्युनिकेशन है। क्लियर? तो एमबीओ का जो कॉन्सेप्ट है वो पीटर ड्रकर साहब ने दिया, जो कि बहुत ही फेमस मैनेजमेंट गुरु हैं और इनकी कई किताबें मार्केट में चलती हैं। कुछ पब्लिकेशंस की भी हम लोग बात करेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस भी दूंगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक किसने लिखी, इकोनॉमी ऑफ मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरिंग बुक किसने लिखी, ठीक है। इस तरीके से वेल्थ ऑफ नेशन पब्लिकेशन किसका है, ऐसे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पे अगर हम मूव करें तो इसका आंसर क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है बच्चे, एन ऑडिटर मेक्स एफर्ट टू डिटेक्ट द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रॉड। इसमें आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, फ्रॉड्स इन बुक ऑफ अकाउंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपल बात है, जब बात होगी ऑडिटर की तो ऑडिटर इनमें से किसने या सारे ही फ्रॉड्स को डिटेक्ट करेगा, उसको एसेस करेगा। तो आंसर होगा बच्चे क्या? सिंपल, ऑल ऑफ द अबव। जब आप ऑडिटिंग की क्लास लेंगे
तो उसमें ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, उनमें सीधा सीधा ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि कैश का मिस एप्रोप्रिएशन, गुड्स के मिस एप्रोप्रिएशन, या फिर बुक ऑफ अकाउंट्स के साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, ये सारी चीज़ें ऑडिटिंग में सामने आती हैं। ऑडिटिंग बच्चे दो तरीके की होती हैं, एक होता है इंटरनल ऑडिटिंग और एक होता है बच्चे एक्सटर्नल ऑडिटिंग। इंटरनल में आपकी कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली ऑडिटर्स को हायर करती है, उनको सैलरी देती है पर मंथ, उनको प्रॉपर तरीके से ऑफिस एलोकेट करती है और वो पूरी साल इस काम में लगे रहते हैं। कुछ जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इतना खर्चा नहीं सहन कर सकती, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल ऑडिटिंग में चली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स को हायर कर लेती हैं और जब भी ज़रूरत होती है उन ऑडिटर्स को वो इनवाइट कर लेते हैं। अब इसमें और भी कई सारे फायदे और नुकसान हैं, तो वो जब टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इंटरनल ऑडिटिंग कई बार बाइस्ड होती है, क्योंकि सब ऑफिस के ही लोग होते हैं, कंपनी के ही लोग होते हैं और वो नहीं चाहते कि सारी चीज़ें एक दूसरे की मैनेजमेंट के सामने रखें, क्योंकि आपसी कुछ रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं हमारे आपके। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ खामियां रहती हैं इंटरनल ऑडिटिंग में। बट एक्सटर्नल ऑडिटर जो आता है वो कंपनी के किसी पर्सन से कोई भाईचारा नहीं होता है, तो वो प्रॉपर तरीके से अनवाइज तरीके से काम करता है ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब इसमें भी अपने फायदे और नुकसान हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आप अगर देखें एक्सटर्नल ऑडिटर जब आएगा तो वो कंपनी की चीज़ों को उतना नहीं समझ रहा होगा, तो ऐसे में उसको चीज़ों को एसेस करने में, समझने में, बाकी जो कंपनी के लोग हैं वो उनको कितना कॉपरेट करते हैं, इनमें कई सारे चैलेंजेस आते हैं। क्लियर? तो ये हम लोग देखेंगे ऑडिटिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज नॉट ट्रू फॉर द जर्नल। जर्नल के लिए कौन सा सही नहीं है? बच्चे सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, डायरेक्ट वहां से मैंने उठाए हैं और ये यूपी में ही आए हुए हैं, इसलिए आप ये समझ लीजिए कि नेचर क्या है। यहां पर एक चीज आपको साफ दिख रही होगी कि जो प्रश्न है वो टर्मिनोलॉजीज, कीवर्ड से रिलेटेड बहुत ज्यादा है। अगर कोई कीवर्ड लिखा है जैसे बिल ऑफ लेडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जर्नल, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी चीजें ऐसे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मार्केटिंग का क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि सेल्स प्रमोशन का क्वेश्चन आ गया, पर्सनल सेलिंग का क्वेश्चन आ गया, इधर आपका मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछ दिया, कंट्रोलिंग क्या है, वो फॉरवर्ड फंक्शन है, बैकवर्ड फंक्शन है, बोथ है। इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, सीधा सीधा प्रश्न दिखेगा। क्लियर? ऐसे स्टैट्स में भी हो सकता है, जैसे मीडियन किस तरीके से निकलता है, तो आपको मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है या क्या करना होता है, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बन सकता है। प्रोबेबिलिटी कितने टाइप की होती है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी, आपकी प्रोबेबिलिटी के अंदर आप देखोगे 2 तरीके की दिखेगी। एक तो वो होती है जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है और एक होती है जिसमें स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है। और भी कई टाइप्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब वो टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसमें स्ट्रैटिफाइड है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है, ये सारी चीज़ें हम जिक्र करेंगे। देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसमें एक चीज़ ध्यान देना, जितना टर्म्स आपके क्लियर होंगे उतना ही अच्छा आप स्कोर करेंगे। यहाँ पर लिखना नहीं है आपको कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए मल्टी स्टेज सैम्पलिंग पे लिखो तो आपको 200 वर्ड में लिखना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न एमसीक्यू में आ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपका कीवर्ड्स जितना क्लियर होगा आप उतना ही बेहतर आंसर देंगे। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो नॉट ट्रू पूछ रहा है, राइट। एक चीज़ याद रखना बच्चे, हमेशा याद रखना इस तरीके के प्रश्नों में ऐसा कहीं ना कहीं आपको नॉट लिख के कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये बहुत खास बात होती है कि कई बार क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान होता है, बट कहीं नॉट वर्ड यूज़ कर देंगे, कहीं इस तरीके का जो वर्ड यूज़ करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो वर्ड आप अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन 2 बार पढ़िए। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो जर्नल है वो उसके अंदर कौन सी चीज़ सही नहीं है, ट्रू नहीं है। 4 ऑप्शन है। पहला है आपका बुक ऑफ डुप्लीकेट एंट्री एंड एग्जिट। देखो डुप्लीकेट एंट्री नहीं होती है आपकी जर्नल के अंदर और एग्जिट नहीं होता है, सबको पता है जिसने जर्नल पढ़ा है। यहाँ पर बच्चे क्या होता है, ओरिजिनल एंट्री होती है। तो पहला आंसर आपका जो है, पहला जो आपका ऑप्शन है वो ट्रू नहीं है। और अगर मैं इसकी बात करूं ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्रोनोलॉजी फॉलो की जाती है। सबको पता है जिसने जर्नल पर जो है थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट उसके पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो आपको क्लासेस जब दी जाएंगी तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर?
तो आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर आपका हो जाएगा पहला। इसका मतलब आप इसको मैं रब कर देता हूं, थोड़ा सा क्लियर रहेगा, आपको डाउट नहीं होगा कोई। चलो आंसर रहेगा ये पहला वाला। क्यों रहेगा? क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री एंड एग्जिट का कोई काम नहीं है जर्नल के अंदर। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे क्या? यस, पर्सनल सेलिंग। इसकी मैं अभी अभी बात कर रहा था। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। पर्सनल सेलिंग इज नॉट टारगेटेड टूवर्ड्स। अब देखिए, जिस बच्चे को पर्सनल सेलिंग का टर्म क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो प्रश्न तुरंत कर देगा। जैसे कि जब आप प्रमोशन मिक्स पढ़ेंगे, प्रमोशन मिक्स मैं जब आपको पढ़ाऊंगा प्रमोशन मिक्स, तो इसके अंदर कई सारी चीजें आप देखेंगे। इसमें आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट क्या है, सेल्स प्रमोशन क्या है, पर्सनल सेलिंग क्या है, और आपका जो है पीआर क्या है, पब्लिक रिलेशन। तो यहां पर जब आप अलग अलग तरीके से क्लियर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पर्सनल सेलिंग है, इसमें पर्सन जो है डायरेक्ट आपका डोर टू डोर जाके लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताता है और उसको सेल करता है। यानी कि जो कम्युनिकेशन बच्ची होती है वो कैसी होती है? टू वे कम्युनिकेशन होती है। एक तो ये चीज क्लियर कर लीजिए। दूसरा, टू वे कम्युनिकेशन है तो जाहिर सी बात है कि फीडबैक तुरंत मिलता है, क्योंकि मैं आपसे बात करूंगा और आप मुझसे बात करेंगे तो तुरंत आपको आप रिवर्ट भी करेंगे, फीडबैक भी देंगे। क्लियर? तो क्विक फीडबैक होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टू वे कम्युनिकेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर्सनल कांटेक्ट तो है ही, क्योंकि आप पर्सनली जा रहे हैं तो सिंपल बात है, पर्सनल कांटेक्ट है। अब बात आती है मास ऑडियंस की, तो ये सही नहीं है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग के अंदर आप 1 to 1 जाते हैं, ना कि एक साथ आप हजारों लाखों लोगों से बात करते हो। ये बिल्कुल गलत है। इसमें अगर सही चीज होती तो वो होती एडवर्टीजमेंट, क्योंकि जो बच्चे एडवर्टीजमेंट होती है, एडवर्टीजमेंट हमेशा मास ऑडियंस के लिए होती है। देखो टेलीविजन में ऐड आता है, सिंपल, तो टेलीविजन में जो एडवर्टीजमेंट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट बोल दें, ठीक है, या न्यूज़पेपर में आता है जिसको प्रिंट एडवर्टीजमेंट बोल देती है, प्रिंट मीडिया, वहां पर एक साथ, जैसे अखबार में, न्यूज़पेपर में अगर आपने कोई ऐड निकाल दिया तो एक साथ हजारों लाखों लोग उसको देखते हैं। तो वहां टारगेट आपका मास ऑडियंस का होता है, और वो 1 वे कम्युनिकेशन होती है। क्लियर? टीवी में ऐड देख रहे हैं आप, न्यूज़पेपर में ऐड देख रहे हैं, मैगजीन में ऐड देख रहे हैं, तो क्या आप कम्युनिकेट कर पाते हैं? उस समय नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब 1 वे कम्युनिकेशन आपका होता है क्या? एडवर्टीजमेंट। तो कहीं ना कहीं मास ऑडियंस जो है वो पर्सनल सेलिंग का पार्ट नहीं है। क्लियर? सिंपल। तो इसका आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 ऑप्शन, दैट इज व्हाट? मास ऑडियंस। क्लियर? नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, मैकग्रेगर हैज propounded। देखो मैकग्रेगर साहब ने क्या थ्योरी दी, इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। अब मैंने यही आपको पहले बताया था कि मोटिवेशन लीडरशिप का बहुत एक्सक्लूसिवली डिस्कशन नहीं किया गया सिलेबस के अंदर, यानी कि जो गवर्नमेंट ने सिलेबस नोटिफाई किया है उसमें मोटिवेशन वर्ड यूज नहीं है, अभिप्रेरणा वर्ड यूज नहीं है, उसके बाद भी प्रश्न पूछा जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपका पढ़ाई का पैटर्न तय करते हैं। सिलेबस एक फ्रेमवर्क जरूर है, बट आपको कुछ चीजें अपनी ऐड करनी पड़ेंगी। क्लियर? तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। मैकग्रेगर साहब ने थ्योरी जो प्रपाउंड की है वो एक्स भी की है और वाई भी की है, तो आंसर बच्चे होगा बोथ। एक्स थ्योरी आपने पढ़ी होगी 11th-12th में। एक्स थ्योरी कहती है, ये बिलीव करती है, एक तरीके से लीडरशिप थ्योरी है ये। एक्स थ्योरी बिलीव करती है कि लोग आलसी होते हैं, लेजी होते हैं। अगर आप उनके आगे पीछे डंडे लेकर, स्टिक लेके घूमेंगे तब वो काम करेंगे। उनको मॉनिटरिंग करते रहिए, उनकी कंट्रोलिंग होनी चाहिए। तो ये थ्योरी आपकी जो एक्स थ्योरी है, ये कहीं ना कहीं लीडर को ऑटोक्रेटिक बना देती है, टफ बना देती है, रिजिड बना देती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं थ्योरी एक्स। क्लियर? थ्योरी बाई क्या कहती है? थ्योरी बाई बिलीव करती है कि पीपल आर नॉट लेजी, लोग आलसी नहीं हैं। ध्यान रखना, इसके अंदर लेजी का वर्ड, लेजीनेस का यूज जो है नहीं होगा। लोग आलसी नहीं हैं। थ्योरी बाई कहती है लोग इनोवेटिव हैं, लोग कोऑपरेटिव हैं, लोग प्रोएक्टिव हैं।
प्रोएक्टिव का मतलब खुद से काम करना, अपने अंदर से आना चाहिए कि मुझे आज ये काम करना है। अब हर बार मैं ही आपको बताऊं कि ऐसे पढ़िए, नहीं, एक बार मैंने बता दिया, अब आपके अंदर से भी चीज़ें आनी चाहिए कि मुझे क्या क्या देखना है, कैसे कैसे करना है। इसको बोलते हैं बच्चे प्रोएक्टिव अप्रोच। क्लियर? तो कहीं ना कहीं थ्योरी बाई जो है वो बात करती है इनोवेशन की, प्रोएक्टिवनेस की। वो कहते हैं कि लोग बहुत समझदार हैं, उनको मौका तो दो काम करने को, फिर देखो वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। ये थ्योरी बाय बिलीव करती है। दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे लीडरशिप के अंदर। क्योंकि थ्योरी बाय अगर आपने ज़्यादा फॉलो कर दी, थ्योरी बाय वाला लीडर कैसा होगा बच्चे? डेमोक्रेटिक लीडर होगा, पार्टिसिपेटिव लीडर होगा, लोगों से मिलजुल के काम कर पाएगा। बट कई बार आपका मिसयूज भी कर लिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। इसीलिए बच्चे फैक्ट्री में जहां लेबर काम करता है, थ्योरी एक्स का इंप्लीमेंटेशन ज्यादा दिखेगा। जहां सर्विस इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, या जहां पर स्किल्ड लोग काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग काम करते हैं, वहां थ्योरी बाई आपको ज्यादा दिखेगी। क्योंकि अगर एक्स थ्योरी आपने यूज कर दी, आपने लठ लेके घूमना शुरू कर दिया लोगों के आगे पीछे, तो भाई पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, स्किल्ड पर्सन स्विच कर जाएगा आपकी कंपनी। क्लियर? तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें समझनी है। तो सिंपल है ये अप्रोच। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, स्टेशनरी मार्ट विल डेबिट द परचेज ऑफ स्टेशनरी टू। सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सीधा ऐसे ही क्वेश्चंस आपके कई सारे पूछे गए हैं। तो अब इतने सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ नहीं ला सकता था, बट मैंने कोशिश की है कि हर एक सेक्शन का एक दो क्वेश्चंस डाला जाए ताकि आपको उनकी प्रकृति समझ में आए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद दे देंगे। तो ये जब आप इसको देखेंगे वीडियो को, तो उसके अंदर आप आंसर इसका जरूर दें। ये आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बहुत इजी आंसर है, आप बताएंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो रहेगा दैट इज व्हाट, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये मैंने जो अभी लास्ट पीजीटी का क्लास लिया था उसमें भी बताया था। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसमें कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल आपको ये माइंड में होना ही चाहिए और होगा भी, सबके माइंड में है कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। अब क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि इस बार के एग्जाम में यही आए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये मैंने सिर्फ इसलिए क्वेश्चन को उठाया है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि आपको ये भी पता होना चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी रखते हैं जैसे कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछा जा सकता है इस बार, तो आंसर क्या होगा? F.W. टेलर। ऑपरेशन मैनेजमेंट की थ्योरी किसने दी? आंसर क्या होगा? हेनरी फ्यूल। ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच किसका है? आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे एमबीओ को आया था पीटर ड्रकर। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ नंबर इज द। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है मिडिल वैल्यू किस में निकालते हैं। मीन तो भाई एवरेज निकालते हैं, सबको पता है। मीन में एवरेज निकालते हैं और मोड में क्या निकालते हैं? मोड में सबको पता है हम निकालते हैं कि वो कौन सी संख्या है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 2, 9, 2। अब मैं ये बोलूं कि बच्चे बताओ इसमें मोड क्या होगा, तो बच्चे आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2, क्योंकि जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वही मोड होता है। मीन क्या होगा? मीन में हम सबको ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि सबको ऐड कर दीजिए और जितनी संख्या है उससे उस एडिशन में उस संख्या का भाग दे दीजिए, तो सिंपल आपके सामने मीन आ जाएगा। ठीक है, सबको पता है ना, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, ये मीन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर पूछा है मिडिल वैल्यू, तो मिडिल वैल्यू में आपको पता है मीडियन की बात करते हैं। क्लियर? जैसे मैं लिख दूं 2, 5, 6, 7, 8, आपको बताना है कि इसमें मीडियन क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 6 हो जाएगा, क्योंकि मिडिल वैल्यू यानी कि आप काउंटिंग करिए, देखिए मिड जो है प्लेस है उस पर कौन सी वैल्यू आ रही है। तो इजी आंसर है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अब देखिए स्टैट्स का भी क्वेश्चन कवर हो रहा है, अकाउंट्स का भी कवर हो गया और आपका बिजनेस मैनेजमेंट भी कवर हो गया। अब लो स्टैट्स का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। द मोस्ट सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स कम्स थ्रू। देखिए सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स की बात की है। अब वैसे तो ये पूरा टॉपिक है अपने आप में, ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है। बच्चे आपको पता होगा
एक मिनट, इसको जरा रेड ले लेता हूँ। लो, ये तो आपका थैंक यू भी कर गया, कोई बात नहीं। वापस आते हैं। इसका मतलब ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, क्लियर। चलो, द मोस्ट सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स की अगर हम बात कर लें तो इसमें बच्चे होगा क्या, एक मिनट, यस। अब हम इसमें थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि जो आपकी सैंपलिंग होती है, सैंपलिंग बेसिकली बच्चे दो तरीके की होती है। एक होती है बच्चे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और एक बच्चे होती है क्या, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है। अब सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग पता है, चलो मैं डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे सेंसस सर्वे होता है ना, सेंसस आपने देखा होगा 10 साल में एक बार भारत में होता है। 2011 में हुआ था, अब आपका 2021 में होगा। ठीक है। तो जो सैंपल सेंसस जो आपका होता है वो कंप्लीट इन्यूमरेशन सर्वे होता है, मतलब एक एक व्यक्ति उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, कंप्लीट यूनिवर्स। सपोज भारत एक यूनिवर्स है तो भारत का एक एक व्यक्ति उसमें काउंट होगा, यानी कि कंप्लीट सर्वे। ठीक है। और अगर हम बात करें सैंपलिंग की, तो सैंपलिंग का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर, जैसे कि एक एरिया है दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर आपने 1 करोड़ लोगों में से या 50 लाख लोगों में से कितनी 50,000 लोगों का जो है डेटा उठा लिया, यानी कि एक आपने सैंपल है 50,000 का जो पूरी 50 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक चीज तो बड़ा क्लियर है कि सैंपल जितना बड़ा होगा, सैंपल जितना बड़ा होगा, एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होगी। भाई अगर 100 बच्चे हैं, उनमें से मैं 2 बच्चों से पूछ लूं कि बताइए समझ में आ रहा है टीचर जो पढ़ा रहा है, तो जो 2 बच्चों का रिस्पॉन्स होगा, क्या वो 2 बच्चों का रिस्पॉन्स 100 बच्चों का रिस्पॉन्स माना जा सकता है? नहीं माना जाएगा ना। और अगर आप मानोगे रिस्पॉन्स वो, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। ऐसे ही अगर 50 लाख की पॉपुलेशन में से अगर आपने 50 लोगों का सैंपल उठा लिया, तो ये एक अच्छा सैंपल नहीं माना जाएगा, ये एक तरीके की सैंपलिंग एरर होगी। तो आपको क्या करना है, आपका सैंपल जितना बड़ा होगा रिजल्ट्स उतने ही बेहतर आएंगे। ठीक है। तो ये सैंपल लेने के तरीके क्या होते हैं, तो सैंपल लेने के बच्चे 2 तरीके होते हैं। सैंपलिंग के 2 तरीके, एक है प्रोबेबिलिटी और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी। ये पूरा चैप्टर अपने आप में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल सिर्फ मैं इतना बता दूं कि जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना, जिसमें आप ये मान के चलिए कि जैसे 50 लोग हैं क्लास के अंदर और मैं क्लास में एंट्री करता हूं। अब मैं क्लास में जब एंट्री करता हूं, इन 50 में से किसी 5 से किसी 10 से मैं प्रश्न पूछूंगा। अब जो वो कोई से 5 या कोई से 10 लोग होंगे जिनसे मैं प्रश्न पूछूंगा, वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। इसका मतलब हम सोचेंगे नहीं अपने दिमाग में कि सतीश से क्वेश्चन पूछना है या मनीष से पूछना है, नहीं, हम सोचेंगे नहीं, बिना सोचे हम रैंडमली लोगों को उठाएंगे। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर एक सैंपलिंग हो गई, जिसको हम बच्चे क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्या बोलेंगे बच्चे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का एक टाइप है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसमें ईच एंड एवरी पर्सन हैज एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड। मतलब क्लास में 50 बच्चे हैं तो मैं किसी 5 से किसी 10 से पूछ सकता हूं, कोई सा भी व्यक्ति रेंडमली हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति अपने आप में ये सोचेगा कि मेरा चांस, यानी कि मुझसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। तो यहां पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बाइसनेस कम होगी। यही अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं नॉन प्रोबेबिलिटी का, जिसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं कन्वीनियंस सैंपलिंग का। किसका दे रहा हूं मैं, कन्वीनियंस सैंपलिंग का। वैसे नॉन प्रोबेबिलिटी में और भी है, कन्वीनियंस सैंपलिंग है, जजमेंट है, कोटा है, स्नोबॉल है, बट मैं केवल कन्वीनियंस सैंपलिंग का एग्जाम्पल दे रहा हूं। कन्वीनियंट सैंपलिंग क्या है, जैसे कि मैं चेयर पे बैठा हूं और मेरे सामने 50 बच्चे बैठे हुए हैं। अब मेरे टेबल के पास में जो बच्चे 2 या 4-5 बच्चे जो बैठे हुए हैं, उनकी कॉपी को मैं ले लेता हूं, जो मेरे रीच में है, आसानी से जहां मेरी पहुंच है। यानी कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने सामने बैठे हुए 4 बच्चों की कॉपी मंगाऊंगा, उनको इवैल्यूएट करूंगा, उनकी कॉपी को देखूंगा, समझूंगा, और उनकी कॉपी के बेस पर मैं पूरे क्लास को इवैल्यूएट कर दूंगा। इसका मतलब
आपने अपनी सुविधा के अनुसार इवैल्यूएशन किया, कन्वीनियंस के आधार पर। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने कन्वीनियंस देखा तो डेफिनेटली आप सब्जेक्टिव हो गई, आप बाइस्ड हो गई। सब्जेक्टिव हो गए यानी कि बाइस्ड हो गए, पक्षपात आपने कर दिया। इट मींस अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें सिंपल रैंडम सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगी, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग भी प्रोबेबिलिटी के अंदर है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता पड़ जाएगा आपको। बट जो कन्वीनियंट सैंपलिंग है बच्चे, ये नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर है, यानी कि यहाँ संभावना नहीं देख रहे हैं, आप अपना माइंड मेकअप करते हैं कि किससे पूछना है और किससे नहीं पूछना है प्रश्न को। इट मीन्स यहाँ पर जो मोस्ट सब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा क्या, कन्वीनियंट सैंपलिंग, क्योंकि आपने अपनी सुविधा देखी, सुविधा के आधार पर आपने प्रश्न पूछा, तो जाहिर सी बात है कि आप सब्जेक्टिव हो गए, आप बाइस्ड हो गए। क्लियर? तो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे प्रॉपर स्टैट्स के अंदर। तो ये था कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन और आपके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। तो पढ़ने के लिए जैसा कि मैंने बताया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप माइंड मेकअप कर सकें कि पढ़ते समय आपको कितना फोकस करना है और किन किन टॉपिक पर कितना ज़्यादा मेहनत करना है। जो हमारे बच्चे इनरोल्ड हैं ऐप पर, उनको हम प्रॉपर तरीके से इस तरीके से क्लास प्रोवाइड करेंगे और सारी चीज़ें समझाएंगे। साथ में मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आप अपना असेसमेंट भी करते रहें। क्लियर? सेक्शन आपको पता है, अकाउंटिंग सेक्शन है, स्टैट सेक्शन है, ऑडिटिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की नेचर यानी कि फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो देखना है। इसके साथ इकोनॉमी आपकी हो गई, फिर आपका मनी एंड बैंकिंग और इकोनॉमिक सिस्टम, ये आपके मेजर पोर्शन है। क्लियर? इसमें अगर आप देखोगे तो 25% क्वेश्चन तो बिजनेस मैनेजमेंट और आपके फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से आपको दिख जाएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मार्केटिंग के भी हो सकते हैं, जो मैंने आपको सिलेबस में डिस्कस किया। 25 सीधे यहाँ से रहेंगे। इसके बाद बात होगी स्टैट्स की और ऑडिटिंग की, 25% क्वेश्चन के आसपास वहाँ आपको दिख जाएगा। क्लियर? अब बात होगी अकाउंटिंग की, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको 25% के आसपास क्वेश्चन दिखेंगे मिनिमम, ये ज़्यादा भी हो सकता है। फिर जो सेक्शन बचता है आपका, वो बचता है क्या, मनी बैंकिंग एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो 25% जो क्वेश्चन बचे वो उधर से आ जाएंगे। ये एक फ्रेमवर्क है। अब ये फ्रेमवर्क है, पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि इसमें हो सकते हैं कि 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हों, तो इसीलिए हम लोग बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करें, ताकि एक भी प्रश्न ना छूटे। यानी कि सिलेबस जो दिया है वो तो दिया ही है, साथ में हम प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये रहा टीजीटी का कंप्लीट डिटेल। इसके बाद ऐप पर आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है? तो आज के लिए डन। ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय, टेक केयर।